वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे सोशियोलॉजी का जो चैप्टर 2 में थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ था उसके बारे में, और बाकी जो समय बचता है हम उसमें चैप्टर 3 में के बारे में चर्चा कर देंगे। यानी कि चैप्टर 3 में हमको पढ़ना है सामाजिक परिवर्तन के प्रकार, विकास, प्रगति और क्रांति। इनकी परिभाषाओं को थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे। उससे पहले थोड़ा सा सामाजिक परिवर्तन के विभिन्न कारकों के अंतर्गत जो चैप्टर 1 हम चर्चा कर रहे थे, चैप्टर 2 तो उसमें बच गया था। उसमें खास करके मैंने तमाम सारे कारकों के बारे में, उसमें जननांकिकीय कारकों के बारे में चर्चा कर ली थी। उसमें हमने प्रौद्योगिकीय कारकों के बारे में चर्चा कर ली थी, सांस्कृतिक कारकों के बारे में चर्चा कर ली थी, और बच रहा था अपना आर्थिक कारक, और बच रहा था, ठीक है, कौन से कारक और बच रहे थे आपके, मनोवैज्ञानिक कारक, सामाजिक सुधार, राजनीतिक कारक और भौगोलिक कारक। ये सब कारक बच रहे थे जिनके कारण से आपको थोड़ा सा मुझे बताना था, तो इसीलिए यही पैरेलल चलता रहेगा। ठीक है, तो आज का यह वीडियो इसमें चैप्टर 3 के नाम से आपको मिलेगा, चैप्टर 3। उसके बाद में फिर चैप्टर 4 इस प्रकार से आता रहेगा। अच्छा, चैप्टर 3 इसमें हम चर्चा करेंगे, और इसमें हम सामाजिक परिवर्तन के प्रकार, यानी सामाजिक परिवर्तन किन किन प्रकारों से होता है इसके बारे में जानने का प्रयास भी रहेगा, जिसमें हम विकास समझेंगे यानी एवोल्यूशन क्या होता है, ठीक है, विकास समझेंगे यानी डेवलपमेंट क्या होता है, प्रगति समझेंगे यानी प्रोग्रेस किसे कहते हैं, और क्रांति समझेंगे यानी कि क्रांति को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। क्रांति को अंग्रेजी में मेरे प्यारे दोस्तों, क्रांति को रेवोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो रेवोल्यूशन कैसे होता है समाज में, और इन चारों प्रकारों से आप देखते हैं समाज में कहीं ना कहीं पे परिवर्तन होता है। तो खास करके सामाजिक परिवर्तन के प्रतिमान आपने फर्स्ट चैप्टर में ही चर्चा कर लिए थे। ठीक है, यानी कैसे कैसे समाज में परिवर्तन होता है उसको सामाजिक प्रतिमान मैंने बोल दिया था। 3 प्रतिमान, प्रथम प्रतिमान, द्वितीय प्रतिमान और तृतीय प्रतिमान समझ लिया था। सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा को यानी कॉन्सेप्ट को आपने समझ लिया था, और चैप्टर 2 के अंतर्गत आपने तमाम सारे सामाजिक परिवर्तन के कारकों के बारे में समझ लिया था। कारक माने होता है कि किन किन कारणों से समाज में परिवर्तन होता है, किन किन फैक्टर्स एक प्रकार से उत्तरदायी होते हैं समाज में परिवर्तन के लिए। अच्छा, अब सामाजिक परिवर्तन होता कितने प्रकार का है वो तीसरे चैप्टर में चर्चा करेंगे। तो इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हुए आगे मतलब चले जाएंगे, और इस प्रकार से आपका सिलेबस समाप्त होता जाएगा। सबसे पहले, और ये बीए सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2023, 24, 25 सभी की परीक्षाओं के लिए लेक्चर बहुत ही हेल्पफुल होगा। सोशियोलॉजी चैप्टर 2 का एक प्रकार से पार्ट 3 दो वीडियो चैप्टर 2 के ऑलरेडी अवेलेबल है, आपने देखा होगा। नाम है सामाजिक परिवर्तन के विभिन्न कारक, यानी कि फैक्टर्स ऑफ किसके फैक्टर्स भाई, सोशल चेंज के, सामाजिक परिवर्तन के। ठीक है, तो अब हम इसमें चर्चा करेंगे आर्थिक कारकों के बारे में। इससे पहले वाला वीडियो आपने देखा होगा, उसमें हमने और इससे पहले वाले कारकों के बारे में चर्चा कर ली है। अब हम चर्चा करेंगे आर्थिक कारक यानी इकोनॉमिक फैक्टर्स ऑफ सोशल चेंज। ओके, अब चूंकि इकोनॉमिक फैक्टर्स के अंतर्गत हम किन किन चीजों को संकलित करते हैं ये भी समझ लेना परम आवश्यक है। तो इकोनॉमिक फैक्टर्स में हम देखें आर्थिक कारकों का तात्पर्य उन आर्थिक संस्थाओं तथा शक्तियों से होता है जो किसी समाज की आर्थिक संरचना का निर्माण करती है। ऐसी क्रियाएं या ऐसी शक्तियां या आर्थिक ऐसी संस्थाएं और शक्तियां, देखिए दो बात कह रहे हैं यहाँ पर। दो बात कौन सी महत्वपूर्ण है यहाँ पर, एक तो संस्थाएं और एक शक्तियां। आर्थिक कारकों से तात्पर्य क्या है, आर्थिक संस्थाओं से है और आर्थिक शक्तियों से है। कैसी आर्थिक संस्थाओं से और कैसी आर्थिक क्रियाओं से यानी कि शक्तियों से, तो ऐसी आर्थिक संस्थाएं या ऐसी आर्थिक शक्तियां जिससे क्या होता है, किसी समाज की आर्थिक संरचना का निर्माण होता है। यानी ऐसी संस्थाएं जो कि क्या करती हैं, आर्थिक संरचना का निर्माण करती हैं, इकोनॉमिक सिस्टम का या इकोनॉमिकल सिस्टम का निर्माण करती हैं, उसके बारे में मतलब कि उसी खास करके उसको आर्थिक कारकों के अंतर्गत हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो वे आर्थिक संस्थाएं या शक्तियां जिससे क्या होता है, किसी समाज की आर्थिक संरचना का निर्माण होता है, उसी को हम आर्थिक कारक बोलते हैं। अब आर्थिक कारकों में कई सारे कारक आते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखेंगे मैंने लिख रखा है उपभोग की प्रकृति, दूसरा कारक है आपका कारण है उत्पादन की प्रणालियां, तीसरा है वितरण की व्यवस्था, चौथा है आर्थिक नीतियां कुछ होती है, और पांचवा है श्रम विभाजन, छठवां है आर्थिक प्रतिस्पर्धा, और सातवां है आपका औद्योगिकरण, यानी कि एक प्रकार से औद्योगिकरण समझ ही रहे होंगे। अब इन कारकों के बारे में थोड़ा सा विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार क्यों परिवर्तन होता है।
तो उपभोग की प्रकृति अच्छा थोड़ा सा तीव्र गति से इसलिए हम बढ़ेंगे चूंकि सिलेबस आपका लंबा है और अभी चैप्टर्स आपके बहुत कम हुए हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा हम तीव्र गति से पढ़ने का प्रयास करेंगे। बाकी आपका मॉडल पेपर हर एक सब्जेक्ट का मैंने दे दिया है, आप लोग देखे होंगे। ऑब्जेक्टिव का भी, लिखित का भी, सभी सब्जेक्ट के दे रहा हूं लगातार। आप लोग उनको एक प्रकार से देखें, उसमें हर एक चीजों के बारे में मैं बता देता हूं ऑलरेडी। मतलब एक ही वीडियो में पूरा का पूरा कैसे आपका पेपर आना है, तो उसी पैटर्न पर सीधे सीधे हम मॉडल पेपर हल करते हैं। और इससे यानी कि जो चैप्टर लेक्चर वाइज वीडियो मतलब चैप्टर्स होते हैं, इनसे कहीं अधिक प्रभावी होता है आपका मॉडल पेपर। क्यों होता है प्रभावी? क्योंकि उसमें एक ही वीडियो में आप पूरे के पूरे सिलेबस के बारे में जो है जान पाते हैं और एक पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी तैयारी होती है, तो वो ज्यादा बेटर होता है मेरे हिसाब से। लेकिन फिर भी यहाँ पर हम इसको चर्चा करेंगे। आप लोगों की अगर रिक्वायरमेंट होगी तो मॉडल पेपर लगभग 5 मॉडल पेपर हम हर एक सब्जेक्ट के प्रोवाइड करवा देंगे, लिखित के भी और ऑब्जेक्टिव के भी। आसानी से आप बस उन्हीं 5 मॉडल पेपर को देख करके एग्जाम दीजिएगा, अच्छे तरीके से हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो सबसे पहला कारक है आर्थिक कारकों में उपभोग की प्रकृति। उपभोग की प्रकृति, चूंकि इससे भी आर्थिक संरचना का निर्माण होता है, इकोनॉमिक सिस्टम यानी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर का निर्माण होता है। तो उपभोग की प्रकृति, उपभोग माने होता है एक प्रकार से, जैसे मान लेते हैं कोई समाज है, उस समाज में क्या किया जाए, उपभोग करने की वस्तुएं अगर सामान्य है, मतलब कि जनरल है, मतलब कोई दिक्कत नहीं होती है कि सामान्य वस्तुएं अगर हमको रोटी कपड़ा मकान मिल रहा है, हमको पूरी सब्जी तरकारी मिल रही है, आराम से हम खा रहे हैं, खीर तस्मई काट रहे हैं, तो एक सामान्य हमको मिल रहा है चीजें, तो हम उस समाज में एक प्रकार से ना उस समाज को कहीं पर छोड़ करके जाएंगे, ना हमारे दिमाग में अब उसमें कोई परिवर्तन होगा। आपको मैं बता दूं, परिवर्तन या तो तब होगा जब क्या हो जाए, आपको खाने पीने को, आपको उपभोग की जो उपयोग करने की वस्तुएं हो रही है वो ना मिल रही हो, तब आप परिवर्तन करोगे समाज में। या फिर क्या हो रहा हो, या फिर मेरे भाई आपको एक प्रकार से खूब अधिक मिल रहा हो, तब आपको आपका दिमाग आगे बढ़ेगा। अगर मिडिल एक मतलब कि मिडिल क्लास की बात की है, तो मिडिल क्लास की समस्या जो है वो यही समस्या है, क्योंकि क्या होता है कि जब आपको रोटी कपड़ा मकान मिल रहा है, खाने पीने की हर एक सुविधाएं आपको मुहैया हो जा रही है, प्राप्त हो रही है उस स्थान पर, तो आप एक प्रकार से परिवर्तन की ओर देखेंगे ही नहीं, आपके मन में परिवर्तन के विचार नहीं आएंगे। तो बस आप उन्हीं मतलब खाने पीने में ही लगे रहोगे और ज्यादा आप ना ऊपर का सोच पाओगे ना ज्यादा नीचे का, बस केवल बीच में ही सोच करके बस उतने की अपना पढ़ लिख लो, अपने बच्चे को पढ़ा लिखा लो, खा पिला लो, बस हो गया, आप बस यही तक सीमित हैं। आप समाज में कभी परिवर्तन के लिए आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कौन परिवर्तन करेगा? या तो कि जिसको खाने के लिए एक अन्न भी नहीं मिलेगा वो परिवर्तन करेगा, वो क्रांति करेगा। वो क्या करेगा? विद्रोह करेगा। क्यों करेगा? आपने देखा क्रांतियां क्यों होती? क्रांतियां तब होती हैं जब बहुत अत्याचार हो जाता है, जब बहुत ज्यादा किसी तबके को दबा दिया जाता है, जब बहुत ज्यादा अत्याचार, बहुत ज्यादा एक प्रकार से तानाशाही होती है, तब क्रांतियां होती हैं। ठीक है, तो एक क्रांति यानी रेवोल्यूशन जो होता है वो सामाजिक परिवर्तन का एक प्रकार है। और कब होता है? जब उपभोग की वस्तुएं बहुत कम होंगी किसी स्थान पर और किसी स्थान पर बहुत ज्यादा होंगी, तो लोग तुलनात्मक वे में उसका जानकारी ग्रहण करेंगे और उसके बाद में कहेंगे कि फलाने समाज में तो सारी चीजें मिल रही हैं, हमारे समाज में काहे नहीं मुहैया है चीजें। तो ये होता है उपभोग की प्रवृत्ति। उपभोग की प्रकृति जो होती है, नेचर ऑफ, एक प्रकार से उपभोग माने क्या होता है? यूज। ठीक है, तो आप उपभोग कर रहे हैं किन्हीं चीजों का, तो भाई खाली दिमाग जो होता है वो भी एक प्रकार से क्या होता है? शैतान का घर होता है, कहा भी गया है। तो कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे उपभोग की जो प्रकृति होती है इस प्रकार से डिनोट करती है, उपभोग की प्रकृति के द्वारा समाज में परिवर्तन होता है। अगर आपको खूब अधिक मात्रा में खाना पीना मिले तो आपका दिमाग और बढ़ेगा, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ कहा गया है। अगर आपकी हेल्थ सही है मतलब कि तो आपके पास धन ही, यानी कि धन है तो वेल्थ भी सही है, सब कुछ होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जब आप खूब अच्छे तरीके से खाएंगे पिएंगे, खूब चीजें आपको मिलेंगी, तो आप समाज को बदलना चाहेंगे। आपको पता होगा जो लोग एक प्रकार ज्यादा अमीर हो जाते हैं वो अपने धर्म को छोड़ना प्रारंभ कर देते हैं। आपने देखा होगा कहीं कहीं पर, मतलब अधिकतर लोग ऐसे होते हैं जो एक प्रकार से खाना पीना रहना सब कुछ मिल गया उनको, हर एक चीजें उनकी हो गई, तो अपने आप को सोचते हैं कि हमारे अंदर टैलेंट था, हमने अपने बल पर सब कुछ किया है। वो ये भूल जाते हैं कि ऊपर एक भगवान बैठा है, उसने एक प्रकार से जिसने हम सभी को रचा है, उसकी एक प्रकार से कहने कहीं पे इसमें कुछ ना कुछ बातें तो जरूर है जो कि हमको इतना मिल रहा है। अगर हमको इतना मिल रहा तो उसमें हमारा एक परम कर्तव्य बनता है कि जो व्यक्ति गरीब है, जो नहीं उसको माध्यम मिल पा रहा है आगे बढ़ने का, उसको माध्यम मुहैया करवाए। ये अमीर व्यक्तियों का काम होना चाहिए। ठीक है, भगवान ने आपको चुन करके आपके पास इतने इनकम दी या फिर इतना चीजें दी, तो आप अपने टैलेंट के बल पर तो हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे भगवान प्रभु का जी का भी हाथ है, बजरंगबली जी का भी हाथ है। यानी कि कुल मिलाकर के उपभोग की प्रकृति को समझने के लिए आपको क्या करना है?
उपभोग की प्रवृत्ति, अगर आपके पास ज्यादा कोई चीज हो जाएगी तो भी आप समाज में परिवर्तन करेंगे, अपनी परंपराओं को छोड़ेंगे, अपने मूल्यों को त्यागेंगे। आज समाज में कोई व्यक्ति कुछ कहेगा तो आप सुनेंगे नहीं, ठीक है, रीति रिवाजों को भी छोड़ना प्रारंभ कर देंगे। आप देखते हैं जिनके पास धन ज्यादा हो जाता है वो लोग एक प्रकार से अगर परंपराओं को छोड़ते तो घर के लोग कुछ बोलते नहीं, चूंकि वो पैसा कमा रहा है। और आज तो पैसा ही सब कुछ हो चुका है, पैसा है तो सब कुछ है, ये मान लो आप, बिल्कुल ये 100% तय है। आज के भौतिकवादी समाज में पैसा ही सब कुछ हो चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दुनिया सब पैसे के पीछे भाग रही है और कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जो कि पैसा जिसको बेकार लगता हो, हर व्यक्ति पैसे के पीछे लग रहा है। चाहे जो भी एक प्रकार से चीजें हो रही, पैसे के पीछे जो है दुनिया दीवानी है। लेकिन पैसा जो है आपका जीवन नहीं है। आप पैसे कमा करके बहुत कमा लो, लेकिन क्या हो गया, एक गाना सुन लीजिएगा, एक साधु महात्मा है, उनका नाम मुझे नहीं पता है, एक गाना है कि दवा बैग में धरी रही, एक डॉक्टर साहब घर से निकले। वो गाना सुन लीजिएगा, थोड़ा सा भजन टाइप का है, उसमें आपको पता चल जाएगा कि भाई कितना कमा, मतलब आप धरे हो बहुत ज्यादा पैसा कमा करके, लेकिन कब निकले बाहर कहीं एक्सीडेंट हो गया या खुदा न खास्ता कुछ गड़बड़ हो जाए तो फिर दिक्कत है। तो जब तक जियो तब तक ठीक ठाक से जियो, खा पी लो जो कुछ भी खाना पीना है, ठीक है, मौज मस्ती कर लो, बाकी तो जिंदगी का कोई भरोसा है नहीं किसी के। तो ये उपभोग की प्रकृति भी डिनोट करती है कि समाज में परिवर्तन होना है या नहीं होना है, यानी कि ये महत्वपूर्ण चीज। उत्पादन की प्रणाली, अगर उत्पादन की प्रणाली ठीक तरीके से है किसी समाज में तो ठीक है, चलती रहेगी। अगर कम है तो भी परिवर्तन हो सकता है, ज्यादा है तो भी परिवर्तन हो सकता है। उत्पादन की प्रणालियों को लेकर के भी परिवर्तन होता रहा है। इसके अलावा वितरण की व्यवस्था, वितरण की व्यवस्था किस समाज में ज्यादा चीजें हैं तो भाई वहां पर लोग जाकर के बसेंगे, अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को वहां पर भी थोपने का प्रयास होगा। तो वितरण की व्यवस्था भी एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वितरण की व्यवस्था की अगर बात की जाए तो अलग अलग स्थानों पर आप देखते हैं अलग अलग, कहीं पर कोयला पाया जा रहा है, कहीं पर अब्रक है, कहीं पर मतलब कोई चीजें, तो उत्पादन मतलब वितरण अलग अलग प्रकार से, कहीं पर गेहूं हो रहा है, कहीं पर चावल हो रहा है, कहीं पर कुछ हो रहा है, तो एक प्रकार से वो भी डिनोट करता है कहीं ना कहीं पे किसके बारे में, इन सभी चीजों के बारे में, ठीक है। रॉबर्ट बीर स्टीड कहते हैं कि यदि हवा और पानी की तरह सभी व्यक्तियों को भोजन और वस्त्र बिना किसी बाधा के मिल जाए तो समाज में कोई समस्या न रहने के कारण से सामाजिक परिवर्तन की दशा भी उत्पन्न नहीं होगी। अगर सब कुछ मिल जाए, जैसे हवा और पानी पूरे के पूरे समाज में आपको मिल रहा है, अगर वैसे हर एक चीज मिल जाए आपको तो आप परिवर्तन क्यों करेंगे, परिवर्तन होगा ही नहीं समाज में। जिस प्रकार से हवा और पानी मिल जा रही है, रॉबर्ट बीर स्टीड ने कहा, समाजशास्त्री हैं, उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से हवा और पानी समाज में सभी व्यक्तियों को मिल जा रहे हैं मुफ्त में, अगर वैसे ही क्या मिल जाए, हर एक चीज खाने की वस्तुएं मिल जाए तो समाज में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये भी एक प्रकार से डिनोट करता है अगर वो चीजें नहीं मिलेंगी तो लोग उसके लिए संघर्ष करेंगे, संघर्ष करेंगे तो एक प्रकार से क्या होगा, सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन भी होगा, ठीक। तो ये चीज हो गई। इसके अलावा अगला है आपका आर्थिक नीतियां। आर्थिक नीतियों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर देखेंगे आर्थिक नीतियां, आर्थिक नीतियां बहुत सारी बनती हैं जिसके कारण से क्या होता है, प्रत्येक राज्य क्या करता है, कुछ ऐसी आर्थिक नीतियों का निर्माण करता है जिसके द्वारा उपभोग, उत्पादन और वितरण की व्यवस्था को संतुलित बनाया जाता है। तो ये सब चीजें जो है समाज में परिवर्तन लाती हैं। आर्थिक नीतियां केवल आर्थिक संबंधों को ही व्यवस्थित नहीं बनाती हैं बल्कि सामाजिक परिवर्तन को रोकने अथवा उसमें वृद्धि करने में भी महत्वपूर्ण योगदान निभाती हैं। जैसे अगर बात की जाए, यदि राज्य स्वतंत्र अर्थव्यवस्था का निर्माण लगा करके श्रमिकों की मजदूरी, कार्य की दशा, कल्याण की सुविधा के बारे में अगर कानून बना करके श्रमिकों को संरक्षण प्रदान करता है तो समाज में स्तरीकरण की व्यवस्था बदलने लगती है, जिससे क्या होता है, धीरे धीरे करके समाज में परिवर्तन आने लगता है। अगर सरकार चाहे कि हर एक साधनों पर अपना अधिकार कर ले तो एक प्रकार से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था खत्म होने लगेगी, इससे भी समाज में प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अगर सरकार कहे कि हर एक चीज को मैं बेच दूंगा तो इससे पूंजीवाद को बढ़ावा मिलेगा, जिससे क्या होगा, जो अमीर है वो और अमीर होता जाएगा, गरीब है वो और गरीब होता जाएगा, तो कई सारी चीजें होंगी। और आप देखते हैं आगे आर्थिक नीतियां तो हो गई, इसके अलावा श्रम विभाजन, श्रम विभाजन की बात की जाए, मान लेते अगर किसी समाज में वर्ण व्यवस्था विद्यमान थी, ब्राह्मणवस्य मुखामासीद बाहुराज्यान्याकृता उरुतकस्य वैश्याः पादाभ्याम शूद्रो अजायतः। अगर मान लेते ब्राह्मण पठन पाठन अध्यापन अध्ययन करेगा तो वो फिक्स है, काम वो कर रहा है, क्षत्रिय युद्ध लड़ेगा या फिर जो कुछ भी करना होगा बड़ा काम वो करेगा, राजा महाराजा चुनाव लड़ेगा, नेतागिरी करेगा, ठीक है। वैश्य का काम एक प्रकार से जो कुछ भी व्यापार वगैरह करना है वो करेगा, शूद्र का काम और सभी की सेवा करेगा, खेती पाती करेगा। तो ये सब चीजें पहले की व्यवस्था थी, तो उसमें क्या था, सामाजिक परिवर्तन बहुत धीरे धीरे होगा। लेकिन क्या होता है
कि जब श्रम विभाजन नहीं होता किसी समाज में तो परिवर्तन एक प्रकार से अलग तरीके से होता है, क्योंकि कोई व्यक्ति मतलब मान लेते हैं हर व्यक्ति हर काम करेगा, उसमें संघर्ष होगा, संघर्ष के दौरान परिवर्तन भी होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो श्रम विभाजन भी होता है कि काम कौन व्यक्ति कैसा करेगा। इसके अलावा आर्थिक प्रतिस्पर्धा, इकोनॉमिक एक प्रकार से जो प्रतिस्पर्धा होती है, कंपटीशन होता है, वो भी बहुत ज्यादा, क्योंकि हर व्यक्ति क्या होता है किसी दूसरे को देख करके अपने आप को आगे बढ़ना चाहता है। ठीक है, हर व्यक्ति अपने आप मतलब कि किसी दूसरे को अपना एक आदर्श मान करके उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करता है। तो वो सब चीजें आप देखते हैं आर्थिक प्रतिस्पर्धा डिनोट करती है। यानी आर्थिक प्रतिस्पर्धा की बात की जाए, इकोनॉमिक कंपटीशन की, तो प्रत्येक व्यक्ति अपने से बगल का या फिर कोई और व्यक्ति होता है उसका देख करके वो भी आगे बढ़ता है। इससे क्या होता है समाज में कहीं पर सहयोग भी होता है, कहीं पर संघर्ष भी उत्पन्न होता है, और भी तमाम सारे कारण होते हैं, और लोग अपने आप को परिवर्तित करना चाहते हैं जिस प्रकार से बगल वाले ने किया। तो ये भी एक प्रकार से प्रतिस्पर्धा के चक्कर में औद्योगिकरण भी एक प्रकार से महत्वपूर्ण कारक है। औद्योगिकरण से तो बहुत ज्यादा क्या हुआ है, उद्योगों का विकास हुआ है, बहुत ज्यादा उद्योगों का विकास हुआ, जिसके कारण से क्या हुआ है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के निर्माण हो जाने से जो हथकरघा थे यानी कि जो छोटे छोटे लघु कुटीर उद्योग थे, ये सब जो छोटे छोटे उद्योग थे इनका खात्मा हो चुका है। बड़े बड़े उद्योगों के आने से जो काम हाथ अभी तक कर रहे थे यानी कि हाथों से हो रहा था, वो काम अब मशीनों ने ले लिया। तो कुल मिलाकर के बेरोजगारी की दर बढ़ी, लोग बेकार हो गए, मतलब कि बेकारी की समस्या बढ़ गई, बेरोजगारी हो गई, ठीक है, गरीबी बढ़ गई बहुत स्तर तक। तो कई सारे पॉइंट्स जो होते हैं ये औद्योगिकरण से होते हैं। औद्योगिकरण से जहां राज्य आपका एक तरफ से आगे बढ़ता है, वहीं पर आपके जो है राज्य का यानी देश का एक तबका जो होता है बहुत पीछे चला जाता है, जो कि खास करके उसी उद्योगों पर डिपेंड था। यानी कि जो खादी भंडार था वो हाथों से लोग बनाते थे, हर चीजें चरखों से बुना करते थे। लेकिन जब से ये तमाम सारी मशीनें आई, खादी भंडार का वस्त्र कौन पहनता है, और वो महंगा भी पड़ता है। महंगा इसलिए पड़ता है क्योंकि क्या होता है वो हाथों से बनता है, और भी कई सारी चीजें हैं जिसके कारण से वो महंगा पड़ता है। तो कहीं ना कहीं पे औद्योगिकरण जो है, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है, इंडस्ट्रियों का जो विकास हुआ है, लगातार बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बनी है, इसके कारण से कहीं एक तरफ मुनाफा बहुत ज्यादा हुआ है तो कहीं एक तरफ घाटा भी हुआ है। आज भारत में जो बेरोजगारी इतनी चरम स्तर पर पहुंची है, अगर वर्ण व्यवस्था होती या श्रम विभाजन सही तरीके से हुआ होता तो आज इस प्रकार की समस्या नहीं जूझनी पड़ती, और इस प्रकार से जो बेरोजगारी फैली है वो बेरोजगारी ना होती, सभी लोग अपने आप में कर खा लेते, और अमीरी का कोई चस्का नहीं लगता कि बहुत ज्यादा पैसे कमा करके बस बैंक बैलेंस कर लेना है, और इतनी बीमारियां भी नहीं होती जितनी आजकल हो रही है। ठीक है, तो लोग पैसे इसीलिए कमा रहे हैं तो क्योंकि जो जिसके पास 1 लाख है वो 10 लाख कमाना चाह रहा है, जिसके पास 10 लाख है वो 1 करोड़ कमाना चाह रहा है, जिसके पास 1 करोड़ है वो 10 करोड़ कमाना चाह रहा है, जिसके पास 100 रुपए है वो 200 कमाना चाह रहा है, जिसके पास 400 है वो 800 कमाना चाह रहा है। इस प्रकार से होता है, यानी कि कोई व्यक्ति अपने आप में संतुष्ट नहीं होता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से संतुष्टि नहीं है, और इसी के परिणाम स्वरूप समाज में हमेशा परिवर्तन होता रहा है। तो ये परिवर्तन के कई सारे कारण हो गए। इसके अलावा अन्य कारण है, जैसे कि बात की जाए अन्य कारकों में मनोवैज्ञानिक कारक है। मनोवैज्ञानिक कारकों की अगर बात की जाए, देखेंगे यहाँ पर अन्य कारकों में क्या है, मनोवैज्ञानिक कारक है। देखिए मनोवैज्ञानिक कारण की अगर बात की जाए भाई, मनोवैज्ञानिक कारण यानी कि साइकोलॉजिकल फैक्टर्स ऑफ सोशल चेंज। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, क्योंकि मनुष्य जो होता है, क्योंकि एक प्रकार समाज जो होता है क्या होता है, सामाजिक संबंधों का एक जाल होता है, सामाजिक संबंधों की एक व्यवस्था होती है, एक सिस्टम होता है जिसको हम समाज कहते हैं। और समाज में जब परिवर्तन होता है तो कुल मिलाकर के समाज में परिवर्तन होने का मतलब है कि व्यक्ति के बीच में जो परिवर्तन मतलब जो संबंध है उन संबंधों में होना परिवर्तन, या सोशल एक प्रकार से जो मूल्य है उनमें परिवर्तन होना, सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन होना, ठीक है, या सामाजिक संरचना में परिवर्तन होना, सोशल स्ट्रक्चर में परिवर्तन होना। तो कहीं ना कहीं पे जो मानसिक चीजें होती है, अगर कोई व्यक्ति मान लेते हैं दिमाग से दिक्कत है उसको, तो भी वो समाज में परिवर्तन होगा। या तमाम प्रकार के विचारों से क्या होता है, तमाम प्रकार के परिवर्तन होते हैं। माइंड सेट कैसा है किसी व्यक्ति का, तो उस माइंड सेट के हिसाब से भी समाज में बहुत ज्यादा परिवर्तन हुए हैं। आप देखते हैं लगातार क्या हो रहा है, लगातार क्या हो रहा है भाई, लगातार जो हो रहा है आज समाज में केवल इसी कारण परिवर्तन नहीं होता कि व्यक्ति पर कोई जनसंख्यात्मक दबाव पड़ रहा है, प्रौद्योगिकीय दशाएं उसे नए ढंग से व्यवहार करने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं। सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारण है कि भौतिक जीवन में जो होने वाली वृद्धि है, दिखावटी संबंधों के बीच व्यक्ति के मस्तिष्क में तनाव, संघर्ष लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जब व्यक्ति की परिस्थिति और भूमिका के बीच सामंजस्य नहीं रह जाता तो मानसिक संघर्षों में वृद्धि हो जाती है। समाज में जब कभी भी आप देखते हैं मानसिक तनाव बढ़ते हैं, सभी व्यक्ति अपनी अपनी स्थिति से असंतुष्ट होने लगते हैं
और इसके परिणाम स्वरूप होता क्या है कि व्यक्ति जो होता है बहुत से या विश्वास करने लगते हैं कि उनके सामाजिक मूल्य और विभिन्न संस्थाएं उपयोगी नहीं रह गई हैं, और इस दशा में वो क्या करते हैं, अपने समाज में अपनी समाज के जो नियम कायदे होते हैं उनमें परिवर्तन करने के लिए और एक प्रकार से प्रोत्साहित होता है और समाज में परिवर्तन करता है। तो इस प्रकार से ये होता है आपका मनोवैज्ञानिक कारक सामाजिक परिवर्तन का। दूसरा कारक है आपका जो है सामाजिक सुधार। सामाजिक सुधारों की अगर बात की है तो बहुत सारे सामाजिक सुधार हुए हैं समय समय पर, इनके कारण बहुत सारे सामाजिक परिवर्तन हुए। सामाजिक सुधारों के कारण कैसे परिवर्तन भैया, सामाजिक सुधारों की अगर मैं बात करूं खास करके सोशल रिफॉर्म, सामाजिक सुधार की अगर बात की जाए तो सामाजिक सुधार में क्या हुआ, तमाम सारे परिवर्तन हुए हैं। जैसे कि जो सोशल रिफॉर्म्स हुए हैं उनमें खास करके आपको पता होगा भारत में मध्यकाल में जब आया तो तमाम सारे अंधविश्वास थे, जाति भेद था, कर्मकांड था, ये सब एक प्रकार से बहुत अधिक फैला हुआ था, मतलब कि चल रहा था अपने चरम स्तर पर। उस समय कौन कौन लोग आते हैं, नानक देव हैं, कबीर दास है, चैतन्य है, चैतन्य महाप्रभु, वल्लभाचार्य, ये तमाम सारे समाज सुधारक आए, तमाम सारे समाज में परिवर्तन हुए। इसके अलावा महर्षि दयानंद सरस्वती हो गए, राजा राम मोहन राय और ईश्वरचंद विद्यासागर हो गए, महात्मा गांधी हो गए, ये तमाम सारे लोग आए जिन्होंने छुआछूत या फिर सती प्रथा या अन्य इसी प्रकार से जो सामाजिक जटिलताएं थी, समस्याएं थी, उनको समाप्त करने का प्रयास, विधवा विवाह का जो है प्रचलन किया, कई सारी रूढ़ियों को समाप्त किया, परंपराओं को खत्म किया और नई परंपराओं के साथ क्या किया, आगे बढ़ने का प्रयास करा। ठीक है, तो ये हो गया आपका सामाजिक सुधार। अगला है आपका राजनीतिक कारक। राजनीतिक कारक की बात की जाए, आप देखते हैं लगातार क्या होता है, राजनीति हस्तक्षेप करती है। क्योंकि पहले सामाजिक नियमों के हिसाब से समाज चला करते थे, फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि सामाजिक नियम जो होते गए उनमें लचीलापन जब देखने को मिला कि समाज में अगर मान लेते हैं जो पंच प्रधान हैं या जो पंच हैं, सरपंच हैं, उनके अगर बच्चे की अगर बात आई तो उसने अगर कोई गलती करी है तो उसके लिए अलग एक प्रकार से व्यवस्था, यानी उसको दंड देने में थोड़ा सी कोताही बरतते थे। सामाजिक नियमों का खंडन लोग करने लगते हैं, तो इसलिए कानून व्यवस्था आती है, और जब कानून व्यवस्था आती तो सभी को एक दृष्टि से देखती है, लेकिन जरूरी नहीं कानून व्यवस्था सभी को एक दृष्टि से ही देखती है। लेकिन ये है अनुच्छेद 14 में लिखा है, मौलिक अधिकार है आपका कि विधि के समक्ष समता, विधि के हिसाब से हर व्यक्ति समान होगा। अनुच्छेद 15 में लिखा है कि धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान इत्यादि के आधार पर किसी व्यक्ति के बीच में भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे प्रजाति, चाहे लिंग, चाहे जन्मस्थान, आप कहीं से भी हैं, आपके अंदर कोई एक प्रकार से भेदभाव नहीं देखा जाएगा, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी व्यक्ति समान है कानून की निगाहों में। ठीक है, और इसीलिए कानून की आंखों में पट्टी बंधी हुई थी। कानून अंधा होता है, आपको पता होगा। अंधा इसलिए नहीं होता है कि वो सच्चाई नहीं देख पा रहा, अंधा इसलिए होता है कानून के हिसाब दृष्टि से सभी लोग बराबर हैं। ठीक है, किसी चाहे कानून जज का लड़का सामने क्यों ना हो, गलत काम करके आया तो उसको भी जज को वही सजा देनी चाहिए जो कि प्रत्येक व्यक्ति को देनी होती है। अगर इस प्रकार से अगर न्यायपालिका चलेगी तो फिर एक प्रकार सोचेगा कि निष्पक्ष न्यायपालिका है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, और तब ये माना जाएगा कानून एक प्रकार से सच है और कानून इसी प्रकार से काम करता भी आ रहा है। बहुत से ऐसे केस आपको देखने को मिल जाएंगे जिसमें एक प्रकार से इस प्रकार के निर्णय हुए हैं। तो आप राजनीतिक कारकों में आप देखते हैं क्या होता है कि समाज के जो कार्य थे, सामाजिक जो नियम रीति रिवाज थे, अब उन पर काम कौन करने लगा, सुप्रीम कोर्ट करने लगा, हाई कोर्ट आदेश देने लगा। आपको पता होगा ट्रिपल तलाक हो गया, या फिर एक प्रकार से जो हिजाब वाला कानून है, तो इस पर मुस्लिम एक प्रकार से जो बोर्ड है वो कहता है कि ये सब वैध है, ये सब होना चाहिए। ठीक है, जबकि सुप्रीम कोर्ट कहता है ये सब एक प्रकार से अब नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता है कि हिजाब पहन करके बहुत सारे जो है दंगे फसाद भी लोग कर सकते हैं। तो इसलिए क्या हो रहा है कि जो है उस पर भी कानून सुप्रीम कोर्ट बनाने का प्रयास, तो उस पर भी विवाद चल रहा होगा, आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारा। इसके अलावा ट्रिपल तलाक पर जब भी मुद्दा उठा तो भी एक प्रकार से बहुत ज्यादा जो है विवाद हुआ। क्योंकि अच्छा, विवाद जो है वो जो सामान्य घर के मुस्लिम परिवार है वो नहीं करते हैं, कुछ वो सोचते हैं कि जो है परिवर्तन प्रकृति का नियम है, परिवर्तन होना जरूरी है। क्योंकि अगर आप परिवर्तन नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत की बात है भाई। अगर आपको भगवान ने चेहरा दिया है तो आप अगर उसको ज्यादा एक प्रकार से, हालांकि ये पर्सनल आपकी जो है वो है कि आप उसको कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, लेकिन जिनको करना है उन पर रोक नहीं लगाना चाहिए किसी व्यक्ति को। अगर कोई मान लेते बांध रहा है तो उसको बांधने बिल्कुल पूर्ण अधिकार है, वो बांधे। और जिसको मान लेते खुल करके घूमना तो उस पर मुल्ला मौलवी उसको दाबे ना कि नहीं क्यों घूम रही है, उसको एक प्रकार से मैनेज करे अपने हिसाब से, नहीं, वो घूम सकता है। क्योंकि भारत क्या है, लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इसमें जो व्यक्ति जैसा चाहे वैसा रह सकता है, इसमें आप नहीं कुछ होते हैं कि आप दबाएंगे, क्योंकि अब कानून ने अपने हाथों में सारी चीजें ले ली। तो अब सामाजिक नियमों के हिसाब से समाज नहीं चलता है, अब किससे चलता है, अब चलता है भाई कानून के हिसाब से। अच्छा, हिंदू धर्म में क्या था, तमाम सारी बुराइयां जो थी उसको समाप्त किया गया,
हिंदू धर्म के लोगों ने उस पर ज्यादा जो है विचार विमर्श नहीं किया। क्यों नहीं किया? चूंकि इसमें क्या है, जो एक प्रकार से जो इसके धर्म के जो एक प्रकार से जो पुरोहित होते हैं वो ज्यादा टीवी पर जाते नहीं कि एक प्रकार से सभी मुद्दों पर जो है बहस करके कि ये काम खत्म, गलत हो रहा है, समाज में परिवर्तन होता है। हिंदू धर्म, सनातन धर्म बहुत ज्यादा परिवर्तन झेल कर, मतलब बहुत ज्यादा परिवर्तन करके पहुंचा है ना यहाँ तक। ऐसी बात नहीं कि वो परिवर्तन बहुत जरूरी है। तो जिसको होना, मतलब कि जो हो रहा है उसको आप, अगर आपको करना है तो करें, नहीं करना है तो उसमें अड़ंगा नहीं डालना चाहिए किसी व्यक्ति को। क्योंकि कानून जो करता है वहां पर जरूरी नहीं कि वो धर्म के आधार पर कोई निर्णय आता है, बिल्कुल नहीं आता है। उसमें मुस्लिम जज भी होते हैं, हिंदू जज भी होते हैं, सिख जज भी होते हैं, और यहूदी धर्म मतलब की है, पारसी, बौद्ध, जैन, सभी धर्म के लोग वहां पर जज बन करके बैठे हैं। कोई एक व्यक्ति निर्णय नहीं देता है, तमाम सारे व्यक्ति मिलकर के उसमें विचार विमर्श होता है, गहन विश्लेषण होता है, वकील लोग बहस करते हैं, अपना अपना पक्ष रखते हैं, उसके बाद में कोई निर्णय आता है। संदेह नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है, जैसे हिंदू विवाह में क्या था, एक प्रकार से जो है हिंदू विवाह में परिवर्तन हुआ 1955 ईस्वी में, आप देखते होंगे, ठीक है। और जो बाल विवाह होता था उस पर रोक लगा, और एक प्रकार से जो सती प्रथा थी उस पर रोक लगा, तमाम सारे रोक लगे इस पर। जो एक प्रकार से जो रूढ़ियां थी उन रूढ़ियों को खत्म किया गया। ये जरूरी है हर एक धर्म में, ठीक है, जरूरी है। अगर ये आप नहीं करोगे तो आपके लोग प्रकार से क्या करेंगे, दूसरे धर्म के लोग आप पर उंगली उठाएंगे, ये करेंगे, क्योंकि दुनिया भर का चीज होता है, आप टीवी पर देखते होंगे। तो ये सब एक प्रकार से ये गलत बात है। इससे क्या होता है कि राजनीतिक लोग जो होते हैं अपनी अपनी रोटियां सेक करके निकल जाएंगे। तो राजनीति के द्वारा क्या होता है, अब आजकल यही हो रहा है कि राजनीतिक कारक जो है समाज में बहुत परिवर्तन ला रहे हैं। ये सामाजिक रूढ़ियों और परंपराओं को क्या कर रहे हैं, अपने हिसाब से मैनेज कर रहे हैं। मुस्लिम धर्म में भी, हिंदू धर्म में भी हर एक धर्म के नियम कायदे बदलते हैं और समय समय पर, और कुछ बदलाव जरूरी होता है, कुछ बदलाव नहीं भी जरूरी होता है। ऐसा नहीं कि सारे जो इन्होंने किया है राजनीतिक लोगों ने वो सही ही है। बहुत सारे एक प्रकार से इनके द्वारा दिए गए निर्णय भी आप देखते हैं अलग तरीके से होते हैं, वो किसी समाज को अच्छे लगते हैं, किसी समाज को नहीं अच्छे लगते हैं। तो जरूरी नहीं कि जो इनका निर्णय आए, राजनीतिक लोगों का जो निर्णय आए, संसद में जो पास कर दिया जाए, कानून बन जाए, जरूरी नहीं वो सभी लोगों के लिए मान्य हो। मतलब मान्य तो करना पड़ेगा, ठीक है, करना पड़ेगा मान्य, लेकिन जरूरी नहीं है कि उससे हर एक समाज का तबका जो होगा वो खुश रहेगा। कोई तबका नाराज होगा, कोई तबका खुश रहेगा, ये बात होती है, ठीक है। और जो बहुमत होता है वो मार ले जाता है, और जिसका एक प्रकार से कम होता है माइनॉरिटी, तो एक प्रकार से उसमें क्या होता है, वो होने को होता है। यानी कि भाई संसद में क्या होता है, भाई बहुमत का एक प्रकार निर्णय है, तो भाई बहुमत के हिसाब से चलना पड़ेगा। इसके अलावा भौगोलिक कारक, भौगोलिक कारकों से भी एक प्रकार से बहुत ज्यादा, कहीं पर पहाड़ पर्वत, इससे भी एक प्रकार से बहुत ज्यादा एक प्रकार से परिवर्तन होता रहता है। और आप देखते हैं भौगोलिक दशाएं जो होती हैं वो भी बहुत ज्यादा परिवर्तन लाती है। भौगोलिक दशाओं में से बाढ़ आ गया कहीं पर तो वहां भी समाज में परिवर्तन होगा, भूकंप आ गया उससे भी समाज में परिवर्तन होने को होता है, और तमाम सारी चीजें, ज्वालामुखीता की क्रिया हो गई, तमाम प्रकार की चीजें होती, बाढ़ तो लगातार आते रहते, तो इससे समाज में क्या होता है, तमाम प्रकार के परिवर्तन होते हैं। तो ये भौगोलिक कारक होते हैं जिनके कारणों से क्या होता है, जो क्या होता है, समाज में परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार से ये सामाजिक परिवर्तन की कुछ चीजें थी जो कि मैंने आपको बताई, आपके समझ में आई होंगी। तो ये क्लियर हो गया बातें भाई, तो ये क्लियर हो गया, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, तो ये आपका चैप्टर नंबर 2 यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब चैप्टर नंबर 3 पर हम चर्चा करते हैं। चैप्टर नंबर 3 की अगर बात की जाए तो आज के वीडियो के माध्यम से हम चैप्टर 3 में 4 पॉइंट को समझेंगे। सामाजिक परिवर्तन के प्रकार, सामाजिक परिवर्तन कितने प्रकार का होता है भाई, 4 प्रकार का होता है। 4 प्रकार कौन कौन से, उनमें से पहला है विकास यानी कि एवोल्यूशन, दूसरा है विकास यानी डेवलपमेंट, तीसरा है प्रगति यानी प्रोग्रेस, और चौथा है आपका क्रांति यानी रेवोल्यूशन, ठीक है। यानी 4 प्रकार से समाज में परिवर्तन होता है, या तो विकास के परिणाम स्वरूप होता है, और या तो विकास के, या तो प्रगति के, या तो क्रांति के। अच्छा, उद्विकास क्या होता है, उद्विकास मतलब समझते हैं, उद्विकास यानी कि डार्विन ने, हर्बर्ट स्पेंसर ने, इन लोगों ने विकास के सिद्धांत को दिया, ठीक है। इसके बारे में चर्चा करेंगे आगे हम आने वाले समय में। तो जो विकास है इसको एवोल्यूशन कहते हैं। जब किसी समाज में क्या होता है, धीरे धीरे सभ्यता से दूसरे सभ्यता में प्रवेश, जैसे कि आप देखते हैं पाषाण काल था, उसमें भी पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, और एक प्रकार से नव पाषाण काल आया, और उसमें भी आप देखते हैं उसके बाद में फिर सिंधु सभ्यता का युग आया, फिर उसके बाद में और आगे आप देखते हैं कि धीरे धीरे करके सिंधु सभ्यता का वैदिक समाज आया, वैदिक युग के बाद में फिर उत्तर वैदिक काल आया, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, फिर आप देखते हैं कि महाजनपद काल, ये सब आते हैं, और धीरे धीरे करके ये फिर समाज आगे बढ़ते हुए आज तक का चला है, 2022 चल रहा है। तो एक प्रकार नवंबर दिसंबर का महीना लगने वाला है, नवंबर लास्ट चल रहा है। तो ये सब एक प्रकार से ये सब विकास होता है, यानी कि एक जटिल, यानी मनुष्य का पशु से मनुष्य होने की प्रक्रिया, पशु से मनुष्य होने की प्रक्रिया, यानी इतना लंबा समय धीरे धीरे समाज में विकास होता है, ये होता है उद्विकास।
विकास की बात की, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या होता है, जब आप कोई एक प्रकार से क्या रखते हो, डेवलपमेंट क्या होता है, विकास, तीव्र गति से एक प्रकार से विकास होगा किसी चीज में। जैसे पहले पंखा था, पंखा हाँकते थे आप लोग हाथ से, बेना जिसको कहते हैं, उसके बाद में फिर फैन आ गया ऊपर वाला चलने वाला, ठीक है, कूलर आ गया, एसी आ गई, फिर इसके बाद में आगे के बढ़ता जाता है। तो ये एक प्रकार से विकास हो गया। प्रगति माने होता है कि हमने निर्धारित किया भाई कि यहाँ तक हमको प्रोग्रेस करना, एक लक्ष्य हमने निर्धारित किया कि हमको इतना प्रगति करनी, इतना हमको क्या करना है, हमको जो है 3 दिन में 2 चैप्टर पढ़ाना। मैंने ये एक प्रकार से लक्ष्य अपना निर्धारित किया। अब मैं क्या करूं कि 3 दिन में मैं 2 चैप्टर का लक्ष्य मैंने रखा था, हम 3 चैप्टर पढ़ा दें, तो एक चैप्टर हमारा क्या हो गया, प्रोग्रेस हो गया उससे, यानी अपने लक्ष्य से भी ज्यादा हम कर ले वो चीज। ठीक, क्रांति का मतलब होता है एक प्रकार से एक भय एक समाज में क्या हो जाए, अचानक से किसी कोई व्यवस्था है उस व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह हो जाए, उस व्यवस्था को खत्म करने के लिए जनता सड़कों पर आ जाए और इस प्रकार का परिवर्तन कर दे, क्रांति होती है। आप समझ रहे हो थोड़ा सा यहीं पर लिखी हुई सारी चीजें। अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम इस सभी के अंतर के बारे में प्रश्न को समझेंगे, ठीक है, आगे समझते हैं। तो चैप्टर 3 का ही पार्ट होगा, पार्ट 2 होगा वो, ठीक है, जो अगला वीडियो आएगा। इसमें मैं बता दूं आपको, उद्विकास की अगर बात की जाए, उद्विकास जो होता है इसको अंग्रेजी में एवोल्यूशन कहते हैं। इसका मतलब है समाज के संगठन और सामाजिक संस्थाओं में अनेक स्तरों के द्वारा धीरे धीरे होने वाला परिवर्तन क्या होता है, धीरे धीरे होने वाला परिवर्तन उद्विकास होता है। क्या, समाज के संगठन में और सामाजिक संस्थाओं में, सामाजिक संगठन में और सामाजिक संस्थाओं में अनेक स्तरों के द्वारा, अनेक स्तर मतलब धीरे धीरे, एक स्तर फिर दूसरा स्तर फिर तीसरा स्तर, से पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, सिंधु सभ्यता काल, उसमें भी उससे पहले ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता, फिर लौह युगीन, तो ये एक प्रकार से लौह नहीं ताम्र पाषाण, ठीक है। तो एक प्रकार से ये चीजें, तो समाज के संगठन और सामाजिक संस्थाओं में तमाम सारे स्तरों के द्वारा, अलग अलग स्तरों में क्या होता है और धीरे धीरे बहुत परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार के सामाजिक परिवर्तन को हम उद्विकास बोलते हैं। ठीक, दूसरी बात आपको यहाँ पर ये समझनी पड़ेगी। दूसरी बात क्या है भैया, दूसरी बात है विकास। विकास को हम कहते हैं अंग्रेजी में डेवलपमेंट। नई प्रौद्योगिकी के प्रभाव से होने वाले उन भौतिक परिवर्तनों से होता है इसका संबंध जिनका उद्देश्य समाज को अधिक शक्तिशाली एवं समृद्ध बनाना होता है। यानी आपको अधिक शक्तिशाली, जैसे कि नए नए परमाणुओं की खोज हो रही है, नए नए अस्त्र शस्त्रों की खोज हो रही है, तो इससे क्या हो रहा है, समाज या देश क्या हो रहा है, शक्तिशाली हो रहा है, समृद्ध हो रहा है। आप पहले बेना से हाथ हवा करते थे, अब पंखा आ गया तो क्या हो गया, समृद्धि बढ़ी ना, ठीक है, कूलर आ गया, एसी आ गई, समृद्धि बढ़ी, कुछ करना ही नहीं है, एसी चला दो आराम से, वातानुकूलित हो गया। तो कुल मिलाकर के इसका उद्देश्य क्या है, समाज को अधिक शक्तिशाली बनाना, समाज को समृद्ध करना। अब समृद्ध और शक्तिशाली समाज कब होता है, जब उसको हर एक सुख सुविधाएं मिलती हैं। तो वो सुख सुविधाएं जो होती हैं वो विकास के द्वारा ही मिलती है, डेवलपमेंट के द्वारा। किसमें विकास के द्वारा बाबू, किसमें विकास होता है, प्रौद्योगिकी के प्रभाव से, टेक्नोलॉजी के प्रभाव से। क्या होता है, भौतिक परिवर्तनों से। भौतिक परिवर्तन मतलब क्या होता है, जैसे कि आजकल जो वैज्ञानिक आविष्कार लगातार हो रहे हैं। पहले बल्ब का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने किया, 1199 चक्कर, बेचारे एकदम से परेशान हो गए, 12वें सौ चक्कर जाकर के बल्ब बना पाए, ठीक है। तो एक प्रकार से उनका धैर्य जो था, उस धैर्य का परिणाम बल्ब निकला। बल्ब से अब लगातार आप देखते बड़ी बड़ी लाइटों का निर्माण, हाइलोजन बन गए, तमाम प्रकार की नई नई चाइना की लाइटों का आविष्कार। आप देखते हो चाइना वाले टिम 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 जलने वाला जुगनू ऐसे खूब जलता है, हरा लाल नीला पीला तमाम प्रकार का। तो वो सब क्या, ये सब भौतिक परिवर्तन ही है। इससे समाज समृद्ध और शक्तिशाली भी होता है। अब ये एक प्रकार से भौतिक परिवर्तन एक प्रकार से जो है उसके क्षेत्र में भी हो सकते हैं। किसके क्षेत्र में भाई, अपने एक प्रकार से रक्षा के लिए भी हो सकते हैं और हर एक अपने सुख सुविधाओं को ग्रहण करने के लिए भी हो सकते हैं। तो समृद्ध भी समाज होता है, शक्तिशाली भी होता है। उद्देश्य इस क्या होता है डेवलपमेंट का, कि उद्देश्य क्या होता है कि समाज को अधिक शक्तिशाली बनाया जाए, अधिक समृद्ध बनाया जाए। किसके द्वारा, किसमें परिवर्तन करके, भौतिक परिवर्तन करके। किसमें परिवर्तन क्या आता है, प्रौद्योगिकी के प्रभाव से, सामाजिक नियमों में, मापदंडों में, सामाजिक जो एक प्रकार से जो भौतिक एक प्रकार से जो संस्कृति है उसमें परिवर्तन करके, ठीक है। अगला जो आपका मुद्दा है, अगला जो होता है क्रांति। क्रांति की अगर बात की जाए तो क्रांति जो होता है भाई, क्रांति को अंग्रेजी में रेवोल्यूशन कहते हैं। बहुत तेजी से होने वाला वह आकस्मिक परिवर्तन, सडनली चेंजमेंट, समाज में अचानक में परिवर्तन होता है। किससे, क्रांति से। जो समाज की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक
संरचना को पूरी तरह से बदल करके उसे नया रूप दे देता है। अच्छा, क्रांति कौन कौन सी हुई? जैसे देखिए 1857 की क्रांति से क्या हुआ भारत में? हिंदी साहित्य में भी परिवर्तन हो गया। हिंदी साहित्य में 1857 से ही आप देखते हैं आधुनिक युग की शुरुआत हो जाती है। इसके अलावा 1857 की क्रांति होने से क्या हो जाता है? कंपनी का शासन जो होता है अब वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाथों में चला जाता है। ये परिवर्तन हुआ और तमाम सारे रीति मतलब कि नियमों में परिवर्तन हुआ। राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ। यानी क्रांति एक बैग से तमाम में उथल पुथल मचा देती है। क्रांति आकस्मिक परिवर्तन होती है, एक प्रकार से एक ऐसा परिवर्तन, एक ऐसा सडनली परिवर्तन, एक ऐसा अचानक परिवर्तन जिसके कारण से क्या होता है? समाज में उथल पुथल मच जाती है। समाज का जो पहले था उससे जस्ट तुरंत बदल जाता है समाज। जैसे पूंजीवादी समाज होता है तो समाजवादी समाज में बदल जाता है। ठीक है, अगर वह समाजवादी समाज होता है तो पूंजीवादी में बदल जाता है। इस प्रकार से परिवर्तन होता है। समाज में राजतंत्र होता है तो लोकतंत्र का निर्माण हो जाता है। निरंकुशता होती है, लोकतंत्र गणतंत्र का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से समाज में क्या होता है? बहुत तेजी से होने वाला वह आकस्मिक परिवर्तन होता है जो समाज की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संरचना को पूरी तरह से बदल करके उसे नया रूप देता है। देखिए, नया रूप भी प्रदान कर देता है। ठीक, ये बात क्लियर होगी बातें। तो ये होता है आपका क्रांति। ठीक है, क्रांति जैसे 1857 की क्रांति भारत में हुई, अमेरिका की क्रांति हुई, बोस्टन टी पार्टी वाली क्रांति हुई। ठीक है, और इसके अलावा 1779 क्रांति हुई फ्रांस की। ठीक है, 1600 के आसपास आप देखते क्रांति होती है, औद्योगिक क्रांति उसके बाद में। और इंग्लैंड में भी एक प्रकार से तमाम सारी क्रांति होती है। इंग्लैंड की और भी तमाम सारी क्रांति, इंग्लैंड में फ्रांस की क्रांति। ठीक है, रूस में आप देखते हैं 1991 ईस्वी में यूएसएसआर पूरा टूट जाता है 15 भागों में। तो तमाम प्रकार की जो क्रांतियां होती हैं, ये सारी की सारी क्रांतियां जो हैं ये एक प्रकार से सामाजिक संरचना में एक प्रकार से उथल पुथल मचा देती हैं। यहाँ तक कि सामाजिक संरचना की बात ही अलग है, राजनीतिक हस्तक्षेप भी बहुत जबरदस्त करती है। क्योंकि समाज में परिवर्तन होता है तो सामाजिक, क्योंकि समाज के अंतर्गत ही समाज का ही एक पहलू है आपका राजनीति, समाज का ही एक पहलू है आर्थिक तंत्र, समाज का ही एक पहलू है एक प्रकार से और भी चीजें। तो आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक हर एक क्षेत्र में परिवर्तन होता है और आकस्मिक परिवर्तन होता है, तुरंत परिवर्तन होता है, एक नया रूप व्यवस्था को मिल जाता है तुरंत। तो ये होती है क्रांति। आगे आता है आपका भी प्रगति का नंबर। प्रगति की अगर हम बात करें तो इसको प्रोग्रेस कहते हैं। इसमें क्या होता है? समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त लक्ष्यों और सामाजिक मूल्यों की दिशा की ओर होने वाला परिवर्तन, जिसके द्वारा हम अपनी भौतिक और सांस्कृतिक दशाओं में सामंजस्य स्थापित करते हैं, वो होता है प्रोग्रेस यानी प्रगति। समाज की प्रगति का मतलब क्या होता है? जैसे आपने कुछ निर्धारित कर लिया कि भाई हमारे समाज में एक प्रगति जो होती है कुल मिलाकर के एक निश्चित दिशा में होने वाला परिवर्तन होता है। और प्रगति हमेशा सकारात्मक होती है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। प्रगति क्या होती है? हमेशा सकारात्मक होती है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये क्लियर होगी बात है ना? प्रगति क्या होती है? सकारात्मक होती है। ओके, क्लियर। अब आगे चल करके हम थोड़ा सा इन सभी के बारे में और चर्चा कर लेंगे अगर आप कहिएगा। बाकी तो लगभग इतने में ही आप चारों चीजें समझ में आ गई होगी कि प्रगति वगैरह क्या है, विकास वगैरह क्या है। लेकिन फिर भी हम कुछ चीजों के बारे में समझेंगे क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपका लंबा पूछा जाएगा। ठीक है, सामाजिक विकास के कई सारे स्तर भी है, जंगली अवस्था, बर्बरता का स्तर, सभ्यता का स्तर, ये सब भी आता है। तो इन सभी को चर्चा करेंगे। विकास और विकास में कई सारे अंतर होते हैं, भी बात ध्यान रखेंगे, इसको भी चर्चा कर लेंगे। और प्रगति और क्रांति में भी अंतर हम देख लेंगे। ठीक है, और इसके अलावा प्रगति विकास में अंतर देख लेंगे। प्रगति जो होता है ये क्या होता है भाई? प्रगति एक प्रकार से खास करके ये समूह कल्याण और सामूहिक जीवन का महत्व इसमें अधिक होता है। प्रगति की दशा में यह जरूरी नहीं होता कि प्रकृति पर मनुष्य की निर्भरता कम हो जाए। प्रगति एक गुणात्मक विशेषता ये होती है कि ये हमेशा अच्छे की ओर परिवर्तन होता है, तो ये होती है प्रगति। तो विकास, क्रांति, प्रगति, ये चार पहलुओं के बारे में आपने कुछ मात्रा में जान लिया है। थोड़ा सा जो बचा हुआ है आपका जो इसकी विशेषताएं और अंतर इस दोनों के बीच में, चूंकि इन दोनों मतलब इन चारों के बीच में परस्पर अंतर जो होता है एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस अंतर को हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत। ये आपका लगभग यहाँ पर चैप्टर नंबर 3 की मैंने शुरुआत कर दी है, लगभग आधा चैप्टर आपका लगभग चैप्टर 3 का हो गया है। ठीक है, इसकी परिभाषाओं को आपने, मैं परिभाषा एक विद्वानों की, दो विद्वानों की, हर चीज के पहले मैं परिभाषा समझ लूंगा। ठीक है, एक स्लाइड में, दूसरी स्लाइड में हम इन दोनों सभी के बीच में अंतर को थोड़ा थोड़ा देख लेंगे, एक दो अंतर को। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा।
उद्विकास का थोड़ा समझना होगा, क्योंकि इसमें डार्विन और स्पेंसर, हर्बर्ट स्पेंसर के कुछ विचार हैं उनके बारे में, और मार्गन वगैरह के विचारों पर भी थोड़ा सा मैं प्रयास करूंगा थोड़ा सा कि उन पर भी नजर डाल दिया जाए। तो इस प्रकार से हम समझ लेंगे ये उद्विकास, प्रगति, विकास और क्रांति, ये 4 फैक्टर हैं जो कि समाज में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हैं। समाज में परिवर्तन इन्हीं चीजों से होता है, यानी ये प्रकार है, समाज परिवर्तन के प्रकार हैं। समाज परिवर्तन उद्विकास के द्वारा भी होता है, विकास के माध्यम से भी होता है, क्रांति के एक प्रकार से द्वारा भी होता है, और प्रगति के द्वारा भी समाज में परिवर्तन होता है। तो ये सामाजिक परिवर्तन के कुछ पहलू। सामाजिक परिवर्तन के आपने शुरुआत में सामाजिक परिवर्तन की हर चीज़ों को समझा, प्रतिमानों को समझा, और उसके प्रकार को यानी कि फैक्टर्स को समझा, सामाजिक परिवर्तन के प्रकार को समझा, और तमाम सारी चीज़ों के बारे में आपने जाना। निश्चित तौर पर आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हुए होंगे, और सामाजिक परिवर्तन का ये 4-5 पहलू आपके समझ में आया होगा। तो मैंने लगभग इतना पढ़ा दिया है, आगे और जल्दी मैं वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा, आप परेशान मत होइएगा। ओके, और बाकी हमारा जो मॉडल पेपर आएगा उस पर आप ज़्यादा फोकस करेंगे। मॉडल पेपर हमारा आ चुका है सोशियोलॉजी का, मैंने बता दिया है, उसमें मैंने विस्तार से हर एक पहलू पर चर्चा करी है, आप वीडियोस देख लीजिएगा। बहुत अच्छे तरीके से उसमें समझाने का प्रयास किया गया है, और चैप्टर 1 और 2 के दोनों भाग आप देख लेंगे, और 2 का ये तीसरा भाग इसमें ही मैंने बता दिया, ये देख लीजिएगा। तो कुल मिलाकर के हो गया लगभग आपका 2 चैप्टर समाप्त, तीसरा चैप्टर की भी शुरुआत कर दिया, आधा समाप्त हो गया, आधा बचा हुआ वो नेक्स्ट वीडियो में चर्चा कर लेंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 4, 5 फिर इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट, आई लव यू। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। गुड नाइट सभी लोगों को।